नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या है गाइज? तो इट इज़ अ हाफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। मतलब कि कोई दो मेटल के एटम्स हैं, उन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ ले लें आप तो मिल जाता है मेटालिक रेडियस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंस एटम्स ऑफ द मेटल। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को लें तो कॉपर जो है दो कॉपर के क्रिस्टल्स के मतलब कि दो कॉपर के एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज़ 256 पिकोमीटर। सो द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर इज टेकन एज हाफ ऑफ 256 इन द सेंस 128 पिकोमीटर। तो दिस इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस वही है, दो एलिमेंट्स दो एटम्स के बीच का हाफ ले लेना है आपको उसके डिस्टेंस का। Then after we have the next point is ionic radius. Now ions पहले आप समझो, आयंस कब बनते हैं? जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स कैटायन। अब समझिए आप, सपोज कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम के एटम के अंदर वी हैव टोटल 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आप उसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो आपको पता चलेगा कि 2, 8 एंड 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और लास्ट ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। व्हेन दिस सोडियम एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन्स, जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है देन इट विल बिकम सोडियम प्लस 1, पॉजिटिव आयन बनेगा, कैटायन बनेगा। उसके साथ ही आप देखेंगे कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो जाने से ये ऑर्बिट ही नहीं रहेगी। तो जो सोडियम प्लस 1 बनेगा, अगर आप उसका साइज देखेंगे या उसकी रेडियस देखेंगे तो इट इज स्मॉलर देन द सोडियम। सो वी कैन से दैट द कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। एटम से कैटायन जो है वो स्मॉलर रहेगा। और उसी तरह से अगर आप एनायन की बात करें तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, सपोज कि क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो क्या होगा? तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब और उसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो उसके लिए कोई नया शेल नहीं आने वाला है। जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वहीं पे बीच में जाकर ये भी अरेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और बीच में एक और घुसेगा तो थोड़ी सी जगह बनाएगा। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा दूर करेगा और उससे क्लोरीन की कंपेयर में क्लोरीन माइनस का मतलब कि उसके एनायन का जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एनायन इज बिगर देन इट्स एटम। तो हुआ ये कि कैटायंस जो होता है वो छोटा होता है एटम से और एटम छोटा होता है एनायन से। तो पॉजिटिव आयन जो बनेगा इट इज स्मॉलर देन एटम, वेयर इज नेगेटिव आयन इज बिगर देन इट्स एटम। नाउ द लास्ट टॉपिक इज वैन वाल्स रेडियस। वैन वाल रेडियस के बारे में हम आगे के चैप्टर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी सर हमें इतना ध्यान रखना है कि अब तक हमने जो देखा वो 2 एटम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिलेगा। जैसे कि देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इन दोनों का अलग, ये दोनों का अलग, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल पास पास में है। तो इस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d और उसका हाफ कर देंगे तो मिलेगा वैन डर वाल रेडियस। ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की बातें हो रही है, मतलब इट इज़ नॉट फॉर द एटम्स।
एंड चैप्टर आई थिंक 5 के अंदर इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं. नाउ न्यू पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, समझिए आप. और आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब कोई भी गैसियस फॉर्म के एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन एटम विच इज आइसोलेटेड एंड गैसियस. मतलब आइसोलेटेड मतलब सिंगल है, अकेला है, और गैसियस है, सो दैट इट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मे बी 1 2 3 वॉट एवर इट शुड बी. तो जब कोई गैसियस एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एलिमेंट X विच इज़ गैसियस फॉर्म. तो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, कुछ एनर्जी देंगे. वो एनर्जी देने के बाद क्या होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन निकलने से ये जो हमारा एटम था, इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन. नाउ इट इज़ नोन एज X+. तो अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट का एक एटम है, एंड यू नो द एलिमेंट सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज 11. So the configuration is 2 8 and 1. It has 11 proton as well as in the nucleus. Now we have given some energy, ionization enthalpy to sodium to release one electron from its outermost orbit. तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अब सोडियम +1 आयन हमारे पास रहेगा. इन सोडियम +1 आयन के अब कन्फिगरेशन देखी जाए तो नाउ इट हैज़ 11 proton, but now the numbers of electron is 10 because 1 electron is lost by it. So now it has 10 electrons. Now suppose कि मुझे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है, then again I have to give some energy which is known as ionization enthalpy 2. मैंने और कुछ एनर्जी उसको दी और एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव करने के लिए. तो एक और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है तो अब 11 प्रोटॉन के सामने 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं. नाउ इट्स कन्फिगरेशन इज 2 and 7. इफ आई वांट टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वन, देन अगेन आई हैव टू गिव सम आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगेन आई हैव प्रोवाइड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3. नाउ वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सोडियम इज रिमूव्ड एंड नाउ इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन ओनली विथ 11 प्रोटॉन. तो अगर आप यहाँ पर देखें कि हो क्या रहा है, 11 प्रोटॉन तो पहले से ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर्स कम हो रहे हैं. समझो, अगर यहाँ पर इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ मैं, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी. रीज़न ये है कि पहले 11 प्रोटॉन के सामने 11 इलेक्ट्रॉन थे, नाउ 11 प्रोटॉन के सामने 10 इलेक्ट्रॉन है. तो ये 10 प्रोटॉन जो हैं वो 11 प्रोटॉन जो हैं वो उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को और मजबूती से पकड़ के रखेंगे. तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो पहले से बहुत ज़्यादा होगी. एंड द सेम वे अब यहाँ पर देखें तो 11 प्रोटॉन के सामने 9 इलेक्ट्रॉन्स भी है. तो क्या होगा कि ये 11 प्रोटॉन, देखो न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो, न्यूक्लियर का चार्ज वही का वही है सपोज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं. मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है. तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मजबूती से अपनी तरफ पकड़ के रखेगा. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो पहले से और ज़्यादा हो जाएगी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 से 2 ज़्यादा होगी और 2 से 3 बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 8-9 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
11 प्रोटॉन से काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे। तो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। अब हम उसके अंदर ट्रेंड्स देखें कि किस तरह से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब कि हम कोई एक ही पीरियड में, अब जब हम एक पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो रिमेंबर नंबर्स ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज नहीं होते हैं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। सो वी हैव गिवन हियर वन ग्राफ, आप देख सकते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। सो मूविंग फ्रॉम जनरल ट्रेंड की बात करूं तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर्स ऑफ सेल जो हैं इट्स रिमेन कांस्टेंट, वो सेम का सेम ही रहेगा। बढ़ेगा क्या? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो एंड सेकंड थिंग एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसे सिचुएशन में वो प्रोटॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो और ज़्यादा देनी पड़ेगी। एंड यू नो दिस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एटम। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप फ्लोरीन की तरफ आएंगे तो फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है। जब वो बहुत छोटा है तो उसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर आप कुछ इरेगुलरिटीज़ भी देखने को मिलती है। इरेगुलरिटीज़ में ये है कि जैसे आप लिथियम टू बेरिलियम जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बेरिलियम टू बोरॉन पे जब जाते हैं तब थोड़ी सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। देन अगेन कार्बन में इंक्रीज होगी, नाइट्रोजन में भी इंक्रीज होगी, लेकिन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन फिर से डिक्रीज हो जाती है, फिर अगेन फ्लोरीन में इंक्रीज होती है। तो जनरल ट्रेंड तो हमने ये कह दिया कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, बट यहाँ पर दो जगहों पर आपको इरेगुलरिटीज देखने को मिली। बेरिलियम टू बोरॉन की बात करें पहले, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे जो फर्स्ट एंड सेकंड एस ऑर्बिट में वहाँ पर हैं। 1s में 2 रहेंगे और 2s में 2 रहेंगे। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का जो है वो 5 एटॉमिक नंबर हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, फिर 2s में, और एक बचा जो जाता है 2p में। तो बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। उसका सीधा रीज़न है, पहला एक बता दूं मैं आपको कि s ऑर्बिटल जो होती हैं वो न्यूक्लियस से बहुत पास में होती हैं। s ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू दी न्यूक्लियस। तो बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो s ऑर्बिट में है, और वो s ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होती है। तो उसका न्यूक्लियस का उस चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब बोरॉन की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिट में आया हुआ है, और p ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर है। अब जब न्यूक्लियस से दूर हैं तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर का जो एट्रैक्शन होगा वो बेरिलियम के कंपेयर में थोड़ा कम हो जाएगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया होगा, और इसकी वजह से बेरिलियम की कंपेयर में बोरॉन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको कम देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब यहाँ पर आप उनके नंबर्स और उनकी जो कन्फिगरेशन देखें तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ यू कैन सी हियर, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन इस तरह से होता है, मतलब कि p ऑर्बिट या तो कम्प्लीटली फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो।
ऐसी सिचुएशन में उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पी ऑर्बिट्स में अगर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड फील्ड हो या तो 3 हो, मतलब कि हाफ फील्ड हो, या तो फिर वो कंप्लीटली फील्ड हो, ऐसी सिचुएशन में उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब नाइट्रोजन में देखा जाए तो उसके अंदर क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी ऑर्बिटल्स में, मतलब कि उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल है। नाइट्रोजन इज स्टेबल एलिमेंट, तो स्टेबल एलिमेंट में से, स्टेबल कन्फिग्रेशन में से अनस्टेबल में जाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड मच मोर एनर्जी, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में आते हैं तो आप देखेंगे कि भाई वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में है। तो पी ऑर्बिटल्स ना अब फुल्ली कंप्लीटेड है, ना अब हाफ फिल है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वी कैन इजीली रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन, और इसीलिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सॉरी डिक्रीज हो जाती है। तो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। तो ये हुई बात हमारे पीरियड्स में। नाउ मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वेरी सिंपल। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इट इज़ कंटिन्यूसली जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, तो सीधा सा रीज़न है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम की तरफ मूव होंगे, नए नए शेल ऐड होने वाले हैं। नए शेल ऐड होंगे मतलब कि साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, नए नए ऑर्बिटल्स उसके अंदर ऐड होंगे, जिसके उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का लास्ट ऑर्बिट के लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, then you can easily remove the electron from the outermost orbit, and that's why the ionization enthalpy is decreasing moving from top to bottom. तो जैसे जैसे आप लिथियम से सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जाएंगे तो सीजियम देखो तो इट इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट, उसका एटम सबसे बड़ा है। तो एटम बड़ा होने की वजह से, साइज़ बड़ी होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, तो आप उसको इजीली रिमूव कर पाएंगे। एंड दैट्स वाई वी कैन रिमूव वी कैन सी दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम।